Hello everyone, this is Mohit Advocate and welcome back to another video. This is the rapid revision class for the CPC, the Code of Civil Procedure 1908, and in this lecture we will study from section 60 to onwards of the paternal authority. इस वीडियो से पहले मैंने 2-3 वीडियो और बनाई है, उसमें मैंने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 59 तक बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, और जिसने वीडियो देखी होगी उसको पता भी कितनी डिटेल में समझाया हुआ, ठीक है। और आज के वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 60 से ऊपर तक। कोई हम टारगेट लेके नहीं चलेंगे, हम कितना पढ़ेंगे जितने भी हमसे होते हैं तो होके रहेंगे, लेकिन मेरे को मोटा मोटा लगता है कि आज हम 79 तक तो कर ही लेंगे, ठीक है। सेक्शन 79 तक ही आज हम 78 तक हम पढ़ेंगे। सेक्शन 60 से लेके 78 तक तो 18 मोटे मोटे सेक्शन आज हम कर लेंगे अपने पैटर्नल अथॉरिटी के। और ये रैपिड रिवीजन चल रही है राजस्थान जुडिशल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए रैपिड रिवीजन। और रैपिड रिवीजन का मतलब यह है कि भाई जिसको थोड़े बहुत पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है वो उसको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एज आई दिस इज माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, आई रीड ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम द बेयर एक्ट प्रोविजन at the time, and on the same time I explain the text and the interpretation to you in Hindi with thorough other meanings like related examples also. So section 60, without wasting our time, we will continue with our paternal authority. Section 60, that is property liable to attachment and sale in execution of decree. कौन सी संपत्ति लाइबल है, कौन सी संपत्ति को अटैच किया जा सकता है और उनकी सेल हो सकती है, और किसमें, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के एप्लीकेशन में। अब 1, द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जो नीचे दी गई प्रॉपर्टी है यही संपत्ति अटैच होंगी और सेल किया जाएगा इनको किसमें, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में। नेमली, अब क्या है बताया गया है, लैंड्स, हाउसेज और अदर बिल्डिंग्स। कोई लैंड है, कोई हाउस है, कोई घर है, या कोई अदर बिल्डिंग्स है, जो बिल्डिंग्स होती है वो है, तो उनको भी अटैच कर दिया जाएगा और सेल कर दिया जाएगा। गुड्स, कोई गुड्स है, मनी, बैंक नोट्स, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज फॉर मनी, debts, shares in a corporation, and save as herein after mentioned all other saleable property, movable or removable belonging to the judgment debtor। तो यह जो मैंने अभी बताया, ये बिल्डिंग, गुड्स, मनी, लैंड, हाउसेज, प्रोमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी डेट्स, डेट्स, शेयर इन कॉर्पोरेशन, ये सभी किसकी है, ये इन सभी संपत्तियों को बेच दिया जाएगा जो किसकी है, जजमेंट डेटर की है, जिसके विरुद्ध एक फैसला आ चुका है कोर्ट में और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चली हुई है, ठीक है। बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर और ओवर विच और द प्रॉफिट्स ऑफ विच ही हैज अ डिस्पोजिंग पावर। या वो जजमेंट डेटर को तो समाज के सामने तो वह दिखा रहा है कि वह प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट उसकी लगी पड़ी है और किसी के चार्ज में उसने भी उस प्रॉपर्टी को रखा हुआ है, तो वो भी चाहे किसी के भी चार्ज में हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो उसकी लगी हुई है ना, वो लॉफुल उसका चार्ज है उसके ऊपर, प्रॉपर्टी की संपत्ति के ऊपर, तो उसको भी बेच दिया जाएगा जो किसी और के पास उसकी रखी हुई है, ठीक है। और द प्रॉफिट्स ऑफ विच, उन मूवेबल प्रॉपर्टी से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से वो कुछ लाभ कमा रहा है, कुछ फायदे कमा रहा है। जैसे मान के चलिए उसका कोई वेयर हाउस है जिसका किराया, जिसका रेंट 20 लाख रुपीज पर मंथ आता है, तो 20 लाख रुपए वो प्रॉफिट हुआ ना उसका, तो उस प्रॉफिट को अटैच कर लिया जाएगा कि उसके, अगर वो कहेगा, प्रेयर करेगा कि जी मेरे जो इससे रेंट आता है ना आप उसको अटैच कर लो, हमारी डिग्री को सेटिस्फाई कर लो, तो यह भी हो सकता है, ठीक है। He has a disposing power which he may exercise for his own benefit और जजमेंट डेटर जो डिस्पोजिंग पावर है और बेनिफिट पावर है उस संपत्ति से, वो अपने लिए, अपने लाभ के लिए तो एक्सरसाइज करता है, तो वो बता रखा है। वेदर द सेम बी हेल्ड इन द नेम ऑफ द जजमेंट डेटर, या तो वो संपत्ति किसके नाम पे ले रखी है, जजमेंट डेटर के नाम पे, और बाय अनदर पर्सन या ट्रस्ट फॉर हिम, या किसी और व्यक्ति को उसने ट्रस्ट बना के उसको, किसी और व्यक्ति को ट्रस्टी बनाया हुआ है सिर्फ किस चीज के लिए, उस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए, तो उसको भी अटैच किया जा सकता है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री में, ठीक है। और इन हिज बिहाफ, या उसके बिहाफ पे कोई संभाले बैठा है ना, ट्रस्ट बनाया हुआ है, वैसे ही उसने कोई चार्ज क्रिएट कर रखा है और संभाले बैठा है कोई अन्य व्यक्ति, तो उसको भी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में उस संपत्ति को अटैच कर लेंगे, ठीक है। अब प्रोवाइजो पढ़ेंगे, प्रोवाइडेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शैल नॉट बी लायबल टू सच अटैचमेंट और सेल नेमली। पर अब कह रहा है जो प्रोवाइजो के नीचे एक्सेप्शंस हैं, अब जो ये संपत्ति दी गई है जजमेंट डेटर की, यह अटैच नहीं होगी और न्याय है तो सेल होगी, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग के वक्त। अब पूरे 20 पॉइंट्स है इसमें एक्सेप्शंस के, ये 20 पॉइंट्स में जो दिए गए मोटा मोटा ऊपर से बताऊं क्या नहीं होगा। द नेसेसरी वियरिंग अपैरल्स, जजमेंट डेटर के उसके घर परिवार वाले के कोई कपड़े पहनने के वो अटैच नहीं होंगे। उनके कुकिंग वेसल्स है, कोई बर्तन बुर्तन है, घर के बेड है, उसका सोने का बेड है, वो मतलब स्लीपिंग बेड है, वो भी नहीं होगा। बेडिंग ऑफ द जजमेंट डेटर, बेडिंग भी नहीं होगी उसके। हिज वाइफ, उसके वाइफ के बिना कपड़े अटैच होंगे, ना तो कुकिंग वेसल अटैच होंगे, ना तो उसके बच्चों के कपड़े अटैच होंगे, और ना उनके बच्चों का बिस्तर अटैच होगा, मतलब बेड, और ना ही उनके बच्चों का कुकिंग वेसल कोई अटैच होगा। एंड सच पर्सनल ऑर्नामेंट्स एज इन अकॉर्डेंस विद रिलीजियस यूसेज कैन नॉट बी पार्टेड विद एनी वुमन। यह जजमेंट डेटर कोई वुमेन है और उसके कोई स्त्री धन है, सॉरी, या उसका कोई स्त्री धन है, उस जजमेंट डेटर जो वुमेन है,
तो उसका जो स्त्री धन है वो हिंदू लोग में तो भाई बिल्कुल पायस माना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल पाक साफ माना जाता है, बिल्कुल अच्छा माना जाता है, तो वो भी अटैच नहीं होगा, ठीक है। अगर पर्सनल लॉ में उसके स्त्री धन को मना है कि भाई उससे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, वुमेन से, सॉरी, तो उसको अटैच नहीं किया जाएगा। बी, tool of artisans and where the judgment letter is an agriculturist is implements of husbandry and such cattle and seed grain as may in the opinion of the court be necessary to enable to earn his livelihood। तो अगर वो कोई शिल्पकार है, कौन है शिल्पकार, वो जजमेंट लेटर मतलब मूर्तियाँ उर्तियाँ बनाता है, तो आर्टिस्ट हुआ ना। या कोई वो सबवे सर्फ मतलब सबवे सर्फर में जैसे वो स्प्रे पेंटर है, तो उसके आर्टिशन के टूल्स क्या हुए, उसका स्प्रे पेंट की कैंस, या तो वो शिल्पकार है तो उसके टूल्स क्या हुए, उसके मोड्स हुए, उसके मोड्स क्या क्या हुए, या तो भाई वो स्कल्पचर या फिर उसके मॉडल्स, तो वो भी हुए। या फिर वो जजमेंट लेटर खेती बाड़ी करता है, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, तो अब उसका क्या अटैच नहीं होगा, तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो आइटम्स है, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो नहीं होंगे। जैसे ट्रैक्टर हो गया, उसका हैरो हो गया, उसका और कुछ जो खेती बाड़ी में यूज आते हैं वो हो गया, तो वो भी अटैच नहीं होगा। सी, और सिर्फ वो अटैच नहीं होगा जो कि कोर्ट को लगता है, कोर्ट का संतुष्टि मिलती है कि हाँ भाई इनसे ये अपना गुजारा करता है, तो उसको अटैच नहीं किया जाएगा। सी, houses and other buildings with the material and the sites thereof and the land immediately appurtenant thereto and necessary for their enjoyment belonging to an agriculturist or a labourer or a domestic servant and occupied by him। या कोई उस जजमेंट लेटर ने कोई उसके खेतों में कोई लेबर काम करती है, कोई सर्वेंट काम करता है, और उसने अपनी लैंड के साइड में ही, जिस लैंड में एग्रीकल्चर करता है, उस लैंड के साइड में अपनी लेबर वगैरह को जो खेत में काम करती है उनको बसा रखा है, और वो लैंड भी उसकी है। तो कह रहे हैं अगर वो लेबर वगैरह उस लैंड में रहती है तो उस लैंड को भी अटैच नहीं किया जाएगा, उसको भी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में अटैच नहीं किया जाएगा। अब डी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके कोई खाते खुते से संदर्भित कोई बुक है उसने रखी हुई है, भाई किससे मेरे को लेना देना करना है, तो उसके लेने देने को तो बाद में अटैच कर सकते हैं, लेकिन उसकी बुक्स को अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उसमें एंट्रीज है ना, ये कितना मेरे को उसको किसी को देना है और किससे उतना लेना है, ठीक है। ई, अ मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस, भाई उसके पास कोई एक अधिकार है, उसके प्रति भी किसी ने उसका कोर्स ऑफ एक्शन वोलेट कर रखा होगा जजमेंट लेटर का, तो उसके पास भी अधिकार है ना कि वो सूट डाल सकता है, दीवानी मुकदमा डाल सकता है। तो कह रहा है अ मेयर राइट टू सू, एक सिर्फ एक राइट है उसके पास किसकी की डैमेजेस के लिए, उसके साथ किसी ने रॉन्ग कमिट किया होगा उसकी मूवेबल्स पे या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जजमेंट लेटर की, तो उसके पास एक राइट टू सू है किसकी, अंडर लॉ ऑफ टोर्ट्स। तो कह रहा है वो भी उससे नहीं ली जाएगी, उसके पास ही रहेगी, वो अटैच नहीं की जाएगी, मेयर राइट टू सू, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एफ, एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, उसके पास कोई अधिकार है, वो क्या है, पर्सनल सर्विस का। तो मान के चलिए वह म्यूजिशियन है या वह पेंटर है या वह चित्रकार है, तो भाई वो उसकी पर्सनल सर्विस है ना, तो कोर्ट ये नहीं कह सकता कि तुम जब डिग्री होल्डर के लिए काम करोगे, अब तुम डिग्री होल्डर के लिए जो जहाँ तुम्हें भेजेगा ठेका लेके ड्राइंग बनाओगे, वहाँ जाके सिर्फ अपनी शिल्पकारी करोगे, अपनी चित्रकारी करोगे, नहीं, वो भी अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। जी, स्टाइपेंड्स एंड ग्रेट्यूड अलाउड टू पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनकी जो पेंशन बनती है उन पेंशन को भी अटैच नहीं कर सकते कोई भी, ठीक है, डिग्री एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में। एच, द वेजेस ऑफ लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स, जो तनख्वाह है किसकी, जो रोजमर्रा के मजदूर होते हैं उनकी, या कोई डोमेस्टिक सर्वेंट्स है, कोई घरेलू मतलब घर में काम करने वाले व्यक्ति है, उनकी भी तनख्वाह सैलरी अटैच नहीं होगी किसमें, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो लाइवलीहुड किससे अर्न कर रहे हैं अपना, किससे जी रहे हैं, वो उन वेजेस से जो लेबर कमाती है, और उन डोमेस्टिक सर्वेंट जो घर में काम करके पैसे कमाता है, उससे लाइवलीहुड चल रही है उनकी। अब आई, सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 1000 एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री अदर देन अ डिग्री फॉर मेंटेनेंस। अगर एक डिग्री मेंटेनेंस के अलावा कोई डिग्री है और वो पैसे लेने की डिग्री है, ठीक है, मेंटेनेंस की है वो, ठीक है, सॉरी मेंटेनेंस की डिग्री नहीं है वो, दूसरी को एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री दूसरी कुछ है, और है तो सीधा उसमें ही कि उसकी सैलरी लेनी है जजमेंट लेटर की। तो कह रहा था सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ 1000, तो कह रहा है 1000 रुपये को छोड़ के, मतलब 1000 रुपये पहले छोड़े जाएंगे, मान के चलिए उसकी जजमेंट लेटर की सैलरी 1000 रुपीज़ है। अब 1000 रुपीज़ में तो 1000 उसको छोड़ देंगे, और बचे हुए 9000 रुपये हैं, तो 9000 को इंटू 2/3 करेंगे, तो जो रेशियो आएगा उसको अटैच नहीं करेंगे, और बची हुई सैलरी को अटैच कर लेंगे और डिग्री होल्डर को दिला देंगे, तो ठीक है। तो समझ आ गया, आई मतलब जो जैसे सैलरी जजमेंट लेटर की 10,000 रुपीज़ है, तो मान के चलिए हम ओड नंबर लेते हैं क्योंकि 2/3 से मल्टीप्लाई करने में आसान होगा, तो मान के चलिए जजमेंट लेटर की सैलरी 9,000 रुपीज़ है, तो 1000 रुपये तो हम उसमें छोड़ लेंगे, ठीक है, और जब 8,000 रुपये हम 2/3 से करेंगे तो वो जो सैलरी निकल के आएगी उसको अटैच नहीं करेंगे, और जो बच गई उसको कर लेंगे। समझ में आया? ये दोबारा बताता हूँ, देखो, सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट 1,000 रुपीज़
जजमेंट लेटर की सैलरी 10,000 रुपये, 10,000 मान के चलो 10,000 रुपये से इवन नंबर, ठीक है। तो कह रहा है 10,000 रुपये में से 1,000 तो उसके लिए छोड़ दो। अब बचे हुए जो 9,000 है, 9,000 में अब 2/3 से उसको इंटू कर देंगे, 9,000 इंटू 2/3 तो कितना हुआ, 3 से 9,000 कटा तो 3 तो 6,000 रुपये उसके अटैच हो जाएंगे और 3,000 रुपये उसको मिल जाएंगे और वो 1,000 छोटे थे वो भी उसको मिल जाएंगे। तो उसके 60% उसकी सैलरी अटैच हो जाएगी किसकी, जजमेंट लेटर की। 60% डिग्री होल्डर को जाएगा और 40% सैलरी उसकी 4,000 रुपये उसको जजमेंट लेटर को अपने सस्टेन करने के लिए लाइवलीहुड में दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक प्रोवाइजो है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका 60 के आई का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड वेयर एनी पार्ट ऑफ सच पोर्शन ऑफ सैलरी एज इज लाइबल टू बी अटैचमेंट हैज बीन अंडर अटैचमेंट। तो मान रहे हैं कि जो हमने अभी इस एग्जांपल में उसके 6,000 रुपये जजमेंट लेटर के अटैच हो रहे थे ना, वो अटैच्ड ही है, वो 6,000 रुपये अटैच कर लिए किसी कोर्ट ने, ठीक है। वेदर कंटिन्यूसली और इमिनेंटली, या तो कंटिन्यूसली अटैचमेंट में भाई 6,000 रुपये महीने देता जा रहा है और कितने महीनों तक उसने दे दिए, फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, 24 महीनों तक उसके 6,000 रुपये उसकी जजमेंट लेटर की सैलरी में से कटने लग रहे हैं। तो कह रहा है सच पोर्शन शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट अनटिल द एक्सपायरी ऑफ फर्दर 12 मंथ्स एंड वेयर सच attachment has been made in the execution of one or same degree shall after the attachment has continued for the total period of 24 months। तो कह रहा है फिर 24 महीनों के बाद उसकी 6,000 रुपये सैलरी अटैच की जा रही थी जजमेंट लेटर की, अब 12 महीनों का उसको गैप दिया जाएगा, ठीक है। 12 महीनों का उसको गैप दिया जाएगा और 12 महीने बाद अगर उसी सेम डिग्री में उसकी फिर से एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में उसकी फिर से वही सैलरी अटैच करनी है तो फिर 12 महीने का गैप देने के बाद उसकी फिर से अटैच हो जाएगी, ठीक है। उसकी सैलरी फिर से अटैच कर ली जाएगी इसी जजमेंट लेटर की। और अगर कोई अन्य डिग्री में अटैच करनी है, कोई अन्य डिग्री में, तो भी भाई बाद में वही हिसाब किताब लगा के फिर उसकी अटैच होगी सैलरी जजमेंट लेटर की। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 60 का क्लोज IA, 1/3 ऑफ द सैलरी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ द मेंटेनेंस। अब जजमेंट लेटर के विरुद्ध वो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को खर्चा नहीं दे रहा था, तो उसके विरुद्ध एक डिग्री पास हो गई थी जो कि फैमिली कोर्ट ने कर दी थी या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कर दी थी, तो ऑर्डर तो पास हुआ था, तो उसकी एग्जीक्यूशन होगी। तो मेंटेनेंस उसके ऊपर लगा दी गई थी, उस पुरुष के ऊपर, उस मैन के ऊपर। तो उसको कितने पैसे देने होंगे, 1/3 ऑफ द सैलरी, जितनी उसकी सैलरी है ना उसका 1/3 भाग उसको देना पड़ेगा अपनी वाइफ को। तो मान के चलिए उसकी सैलरी 9,000 रुपीज़ है जजमेंट लेटर की, तो 1/3 भाग देगा वो 9,000 का, तो कितना हो गया 1/3 भाग, 1/3 इंटू 9,000, तो 3 से 9 कटा 3,000, तो उसको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे किसको, अपनी वाइफ को, एज अ मेंटेनेंस। 6,000 वो रखेगा और 3,000 उसकी वाइफ ले लेगी, ठीक है, उससे मेंटेनेंस की डिग्री में। अब 60 का क्लोज जे, द पे एंड अलाउंसेज ऑफ पर्सन्स टू होम द एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट और नेवी एक्ट अप्लाइज। अब जो ये फौजी बंदे हैं उनकी भी सैलरी वगैरह जो पे है, उनका जो अलाउंसेज है वो भी अटैच नहीं किए जाएंगे एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में, ठीक है, उनको फुल प्रिविलेज है। के ऑल कंपल्सरी डिपॉजिट एंड अदर सम्स इन डिराइव्ड एनी फंड फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड्स एक्ट। मान के चलिए कोई जजमेंट लेटर होंडा कंपनी में कार्यरत है, अब उसका महीने दर महीने उसको सैलरी मिलती है, वो उसका PF भी तो कट रहा है, प्रोविडेंट फंड भी तो कट रहा है। अब वो प्रोविडेंट फंड्स एक्ट के अंदर भी आ रहा है, उसका प्रोविडेंट फंड होंडा कंपनी किस लिए काट रही है कि भाई इसकी सेविंग भी होती रहेगी, हम 2-3 हज़ार रुपये हर महीने काट लेंगे इसकी सैलरी में से, और जब ये रिटायर होगा इसको वो पकड़ा देंगे, ठीक है, और अपना उसमें इंटरेस्ट भी दे देंगे। यही होता है प्रोविडेंट फंड। भाई जैसे एक होंडा कंपनी में एक इंजीनियर काम कर रहा है, उसकी 1 लाख रुपये सैलरी है, तो मात्र मान के चलो उसके 10,000 रुपये प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाते हैं, तो उसके 60 साल उसकी रिटायरमेंट की एज होगी, तो उसके पास कितना पैसा हो जाएगा, अगर वो 30 साल की एज में भी इंजीनियर लगा होंडा कंपनी में, तो 30 साल का प्रोविडेंट फंड उसका इकट्ठा हो जाएगा। और कंपनी क्या करती है, उस प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट दे देती है साथ में उसको, और पेंशन तो देगी बाद में वो देगी, लेकिन जो प्रोविडेंट फंड उसका 30 साल की नौकरी में इकट्ठा हुआ अप टू द एज ऑफ 60 साल वो रिटायर कर देते हैं। 30 साल में मैं इंजीनियर होंडा कंपनी में लगा एज इंजीनियर, 1 लाख रुपए इसकी सैलरी थी, ठीक है। अब उसका प्रति महीना 10,000 रुपये कटते गए, ठीक है, तो 1 साल में तो हो गए 1,20,000। अब उसको 30 साल तक प्रोविडेंट फंड जमा हो रहे हैं, तो जितने 1,20,000 इंटू 30 ईयर्स करेंगे तो उसका टोटल अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड आ जाएगा। अब लेकिन उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा जब उसका 30 साल तक भाई पैसा पड़ा भी तो था कंपनी के पास, तो प्रोविडेंट फंड एक्ट लगा हुआ था उसके लिए, उसी के अंतर्गत उसका पैसा कट रहा था। अब उसको इंटरेस्ट मिलेगा किसको, होंडा कंपनी के जो एम्प्लॉयर था। तो कह रहा है जो उसका प्रोविडेंट फंड था उसको भी नहीं छेड़ सकते। प्रोविडेंट फंड भाई उसने काम करके कमाए हैं वो पैसे, चाहे तो उसको मिले बाद में ले हैं, लेकिन उसने काम तो किया है, उसको प्रोविडेंट फंड जमा हो रहा था, इंटरेस्ट भी मिल रहा था उसको, लेकिन वो उसके हार्ड अर्न मनी है, तो उसको भी अटैच नहीं किया जाएगा। ये पॉलिसी समझ में नहीं आई, प्रोविडेंट फंड को क्यों छोड़ा हुआ है, और यूँ क्या रखा है, एज डिक्लेयर्ड बाय द सेड एक्ट। प्रोविडेंट फंड एक्ट ने उसको डिक्लेयर कर रखा है कि ये अटैचमेंट, उसकी अटैचमेंट नहीं होगी तो नहीं होगी। अगर नहीं कर रखा उसने डिक्लेयर, जिसके वो सब्जेक्ट है वो इंजीनियर, तो हो जाएगी। अब क्लोज
सेक्शन 60 क्लोज के बी, ऑल मनी पेएबल अंडर अ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस ऑन लाइफ ऑफ द जजमेंट डेटर। भाई जजमेंट डेटर ने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई हुई थी और जजमेंट डेटर भगवान को प्यारा हो जाता है, तो उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के उसको पैसे मिलेंगे ना उसके एलआर्स को, तो कह रहा वो भी अटैच नहीं हो सकते एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में। ठीक है, अब क्लोज सेक्शन 60 क्लोज के सी, द इंटरेस्ट ऑफ लेसी ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग टू विच द प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ रेंट्स एंड अकोमोडेशन अप्लाइज। तो एक इंटरेस्ट, एक हित बनाया हुआ है किसके, लेसर ने लेसी के अंतर्गत हित बनाया हुआ है। तो लेसी के पास वो इंटरेस्ट कैसे बना हुआ है, एज अ लीज के इंटरेस्ट बना हुआ है, टी पे में बना हुआ है। अब जो लीज का इंटरेस्ट जाता है वो क्या एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाता है, वो लिमिटेड इंटरेस्ट जाता है। भाई तेरे को इंजॉयमेंट और पोजेशन की राइट्स दे रहा हूँ, तेरे को ओनरशिप नहीं दे रहा मैं, तो क्या अब वो लेसी उस इंटरेस्ट को अटैच करवा सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में? बिल्कुल उसका इंटरेस्ट भी नहीं अटैच हो सकता, क्योंकि एक्चुअल में वेस्टेड इंटरेस्ट तो उसके पास है, लेकिन वो इन लीज है, पट्टा हुआ पड़ा है उसके नाम, उसको बस लेसर ने परमिशन दे रखी है कि तुम क्या करोगे, तुम ओनली इंजॉय करोगे, प्रॉपर्टी में रहोगे और इसकी पोजीशन में रहोगे, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी तो ये मेरी है जो मैं लेसर हूँ। ठीक है, तो वह भी उसका इंटरेस्ट भी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में अटैच नहीं होगा, ना तो सेल होगा। अब सेक्शन 60 क्लोज एल, any allowance forming part of emoluments of any servant of government or any servant of the railway company or local authority, कोई भी वही तनख्वाह वगैरह मिलती है, किसको मिल रही है, सरकारी कर्मचारी को मिल रही है जो भी किसी सरकार, राज्य सरकार में है या केंद्र सरकार में है, या कोई सर्वेंट है, नौकर है किसका, रेल कंपनी का, रेल कंपनी का, भारतीय रेल का, IRCTC का है, तो उसकी भी जो सैलरी मिल रही है वो अटैच नहीं होगी। या कोई लोकल अथॉरिटी का सर्वेंट है तो उसकी भी नहीं होगी। ठीक है, वह भी उसको पूरी इम्यूनिटी दी गई है अटैचमेंट से। पर वो नोटिफिकेशन में आना चाहिए कि किन किन व्यक्तियों को, किन किन विभाग में व्यक्तियों को अटैचमेंट से एग्जाम्पशन मिली हुई है, वो राज्य सरकार नोटिफिकेशन में निकाल देगी, और जिनका नोटिफिकेशन नहीं है जिस विभाग की, उसकी तो अटैच हो ही सकती है। अब सेक्शन 60 का क्लोज एम, एन एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप और अदर मियरली कंटिंजेंट और पॉसिबल राइट और इंटरेस्ट। अब सेक्शन 60 के क्लोज एम में स्पेक सक्सेशनिस्ट के रूल बता रहे हैं। अ मियर राइट टू गेट द प्रॉपर्टी, एक बेटा, एक एक्स है और एक उसका पापा है ए, तो एक्स क्या करता है, कोई एग्रीमेंट वगैरह कर लेता है और एक्स के ऊपर कोई डिग्री वो उसे वोलेट कर देता है, और एक्स के ऊपर फिर एक कॉन्ट्रैक्ट में और एक सूट में डिग्री पास हो जाती है। अब एक्स बोलता है कि भाई अभी तो मेरे को जेल वगैरह में मत डालो, जब मेरे पापा ए मरेंगे ना तो उनकी प्रॉपर्टी तो मेरे पास आनी है, तो उसके पास क्या है, अ मियर राइट टू गेट द प्रॉपर्टी है, उसका पापा उसको डिफॉल्टर समझ के ना दे प्रॉपर्टी, तो वो एक स्पेक सक्सेशनिस्ट है, मतलब उसके पास एक मियर राइट है, प्रॉपर्टी आ भी सकती है। अब उसके पापा सोचे भाई ये तो डिफॉल्टर है, तो सारी मेरी प्रॉपर्टी, ऐसे डिग्रियों में गवाता घूमेगा, डिग्री सेटिस्फाई करता घूमूंगा मैं इसकी प्रॉपर्टी में, उसको ना भी दे तो वो एक मियर राइट टू गेट द प्रॉपर्टी वो भी अटैच नहीं हो सकती किसमें, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेक सक्सेशनिस्ट। अब सेक्शन 60 क्लोज एन, अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, एक लेडीज की फ्यूचर मेंटेनेंस की कोई राइट है, वो बोल रही है आज तुम अपने पति के साथ हंस खेल रही हो, अच्छे से रह रही हो, कल को क्या पता मैं इसके साथ झगड़ा करके कहीं चली जाऊं और मैं इससे मेंटेनेंस लेने लग जाऊं, तो कोई एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में एक जजमेंट है जो फीमेल है वो ये नहीं कहेगी कि मेरे पास, मैं अपने पति में मैंने मेंटेनेंस का केस चला रखा है, बस उसमें ऑर्डर होने ही वाले हैं तो वो मेरी वो अटैच कर लेना आप, या कोर्ट उसको अटैच कर ले, नहीं कर सकती उसको भी, क्योंकि वो फ्यूचर मेंटेनेंस है, अभी आया नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, वो बाद की काल्पनिक सोच है। अब सेक्शन 60 का क्लोज ओ, एनी अलाउंस डिक्लेयर्ड बाय एनी इंडियन लॉ टू बी एग्जाम्प्ट, कोई और भी अलाउंस है, कोई और तनख्वाह है जिसको किसी भारतीय कानून ने छोड़ा है कि इसको अटैच मत करना, तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब सेक्शन 60 का क्लोज पी, वे द जजमेंट डेटर इज अ पर्सन लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब जजमेंट डेटर कौन है, एक व्यक्ति है जो सरकार को टैक्स नहीं भर रहा था अपनी लैंड का, तो उसके अंतर्गत उसको डिग्री पास हुई है। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर विच एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फॉर एप्लीकेबल टू हिम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल और फॉर द रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ सच रेवेन्यू, तो कोई भी जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि एग्जेम्प्टेड है, कोई उसकी चल संपत्ति है जो कि सरकार ने या किसी कानून में वो एग्जेम्प्ट करी हुई है, उसको छूट दे रखी कि भाई इसकी ये मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति अटैच नहीं हो सकती, तो वो उसको भी अटैचमेंट एंड सेल नहीं करेंगे, कहाँ पे, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में। तो ये हुआ हमारा पूरा सेक्शन 60। इसके नीचे की एक्सप्लेनेशन दी हुई है 2-3, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कोई भी आ जाए भाई 3-4 सिचुएशन दे देंगे, उनमें से उसमें जो कॉलम्स रहेंगे एमसीक्यू के उसमें 4 सिचुएशन दे देंगे, उनमें से तो 3 सही होंगी या 1 गलत होंगी, वो चूज करना पड़ेगा, हमें इनकरेक्ट चूज करनी पड़ेगी, या 3 गलत होंगी हमें 1 करेक्ट चूज करनी पड़ेगी, यह क्वेश्चन हो सकता है बस इस सेक्शन 60 में से। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 60 का क्लोज 1 कैपिटल ए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग इन द लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स, बोल रहा है सब कुछ भूल जाइए, धरा का धरा रह जाएगा, कुछ भी लिख रहा है किसी कानून में। यह पढ़िए,
एन एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन एग्रीज टू वेव द बेनिफिट, एक करारनामा जिसमें एक व्यक्ति ने क्या वेव कर दिया, क्या छोड़ दिया कि मैं कोई बेनिफिट नहीं उठाऊंगा, किसका, ऑफ एनी एग्जाम्शन, जो ये एग्जाम्शन दी गई है 20 पॉइंट्स, किसी जजमेंट लेटर ने एक एग्रीमेंट कर लिया डिग्री होल्डर के साथ, भाई करवा ले मेरी प्रॉपर्टी को अटैच, जो इसमें लिखा हुआ है सीपीसी में जो मेरे को बचाव मिला हुआ है, कोई एग्रीमेंट कर लिया दोनों ने, तो वो वॉइड होगा, शून्य होगा। क्यों वॉइड होगा, क्या बता भाई, उसके साथ जजमेंट लेटर के साथ फ्रॉड कमिट किया डिग्री होल्डर ने, तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच करवा देगा तो वह शून्य होगा, वो कोई एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा वो, ठीक है। अब सेक्शन 60 का क्लोज 2, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू एग्जाम्प्ट हाउसेज, तो इस सेक्शन में कुछ भी मत सोच लेना कि किसको एग्जाम्प्ट मिल जाएगी, इनको छूट मिल जाएगी। हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स, कोई घर है, किसका निवास स्थान है, कोई और अन्य बिल्डिंग है, किसकी, जजमेंट लेटर की, फ्रॉम अटैचमेंट और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर रेंट ऑफ एनी सच बिल्डिंग साइट और लैंड, जिसका कि वो जजमेंट लेटर जिस निवास स्थान में रह रहा है उसमें तो वो रह रहा है, उसको तो भाई छोड़ देंगे, ठीक है। या फिर साइड में उसका कोई और घर के साइड में कोई प्लॉट है उसमें वो रह नहीं रहा है तो उसको तो अटैच कर ही लेंगे, बस ये कह रहा है इसमें 60 के 2 में। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 61 ऑफ द पेटर्नल अथॉरिटी ऑफ द सीपीसी, पार्शियल एग्जाम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, भाई पार्शियल मतलब पार्टली, भाग में छोड़ा हुआ है, जैसे 50% छोड़ दिया किसको, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, खेती बाड़ी की फसल को। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट, तो राज्य सरकार जनरल या कोई स्पेशल ऑर्डर निकालेगी और नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन निकालेगी, क्या, डिक्लेयर दैट सच पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, घोषणा कर देगी कि कौन सा पोर्शन किसका, एक खेती बाड़ी की फसल का, और ऑफ एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या कोई एक क्लास है, जैसे कोई मस्टर्ड की कोई पूरे नॉर्थ इंडिया में फसल होती है तो कोई मस्टर्ड की पूरी क्लास है तो उसको छोड़ दिया जाएगा खेती बाड़ी से अटैचमेंट। तो भाई मान के चलो इनको अगर अटैच करा दिया सरकार ने और खाने के वांदे पड़ गए तो आगे जाके मस्टर्ड वो सरसों का तेल नहीं मिला तो अब क्या करेगा कोर्ट, अगर उसको अटैच करा दिया तो यही है, उसको अटैच नहीं किया जाएगा अगर नोटिफिकेशन में निकाला हुआ है सरकार ने। As may appear to the state government to be necessary for the purpose of providing until the next harvest for the due cultivation of the land and for the support of the judgment letter and his family shall in the case of all agriculturists or any class of agriculture be exempt from liability to attachment or sale in execution of a degree। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है भाई, जनता जनार्दन की नहीं कर रही कि मस्टर्ड ऑयल कम पड़ जाएगा भाई, उसको वह फसल की जरूरत पड़ सकती है अगले हार्वेस्ट तक के लिए, जो दोबारा वो सरसों की फसल बोएगा ना तो उसमें से जो बीज मिलेगा जो पुरानी फसल में से उसके थ्रू ही बोएगा, तो अगर उसकी फैमिली को कोई दिक्कत आ जाती है इस कार्य के लिए तो इसलिए राज्य सरकार निकाल रही है कि उसकी अब उस मस्टर्ड क्रॉप को अटैच नहीं किया जाएगा, तो पार्शियली छोड़ दिया जाएगा उसको, मतलब उस भाग को छोड़ दिया जाएगा, कुछ भाग को अटैच कर लिया जाएगा। तो यह 61 हुआ, इसको रेड विद कर सकते हैं हम ऑर्डर 38 रूल 12 के साथ, तो लिख लीजिए साइड में, सेक्शन 61 को हम रेड विद कर सकते हैं ऑर्डर 38 रूल 12, ठीक है। ऑर्डर 38 क्या है, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, यही है ऑर्डर 38 है, अटैचमेंट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट, ये है, ठीक है। अब वो अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ये है ऑर्डर 38, ठीक है, मोटा। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 62 सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस, कोई नहीं पूछता इसको, इंडेक्स याद रखो, बस इसमें याद रखो बस मूवेबल प्रॉपर्टी का इसमें अटैचमेंट हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। और जो पर्दनशीन लेडी से अगर वो घर में रहती है तो उसको भी कोई छुएगा नहीं, उसको अपनी अथॉरिटी बताएगा और फिर उसके घर में घुसेगा और फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसके घर में, उस पर्दनशीन लेडी के घर में, और जो जजमेंट लेटर की उसको उठा लेंगे, कौन उठा के लेगा, कोर्ट का ऑफिसर, ठीक है। तो 62 को याद करने की बस यही जरूरत है कि इसमें ड्वेलिंग हाउस में अंदर घुसकर कोई कोर्ट का अधिकारी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके आ सकता है, और इसमें 62 के 3 में पर्दानशीन लेडी के बारे में बताया कि वो कोर्ट का अधिकारी अपनी अथॉरिटी बताएगा कि मैं कोर्ट का अधिकारी हूँ, और फिर उस पर्दानशीन लेडी को पूरा मौका देगा साइड में निकलने का, बाहर निकलने का, और फिर घर में घुसेगा और फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो जजमेंट लेटर की उसको उठा के ले आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 62 हुआ। 63 पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं फास्ट ट्रैक तरीके से करवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 63 प्रॉपर्टी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज ऑफ सेवरल कोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक ही प्रॉपर्टी अटैच कर रखी है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में और बहुत सारे कोर्टों ने कर रखी, तो क्या होगा भाई, प्रॉपर्टी जजमेंट लेटर की एक है पर उसने वांदे पर उसके ऊपर केस 3-4 चल रहे थे और अलग अलग कोर्ट में चल रहे थे। अब उसकी प्रॉपर्टी तो एक पर डिग्री होल्डर 4 हो गए जो अलग अलग कोर्ट में उसको केस चला रखा था, तो भाई प्रॉपर्टी तो एक ही अटैच हुई है, एक को ही मिल सकती है, उससे सेटिस्फेक्शन चारों को कैसे मिलेगी, तो उसके बारे में 63 में बता रखा है, पढ़ेंगे 63 का एक, वेयर प्रॉपर्टी नॉट इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट, जहाँ एक प्रॉपर्टी किसी कोर्ट की हिरासत में नहीं है, इज अंडर अटैचमेंट, वेयर प्रॉपर्टी इज नॉट इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट इज अंडर अटैचमेंट, पर एक कोर्ट की हिरासत में वह प्रॉपर्टी नहीं है पर वह प्रॉपर्टी पहले से अटैचमेंट में किसी और अन्य कोर्ट पर, इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ मोर कोर्ट्स देन वन, ठीक है।
एक कोर्ट को प्रॉपर्टी अटैच करी थी जजमेंट लेटर की, पर वो उसकी अटैचमेंट में वो कर नहीं सकता क्योंकि वो प्रॉपर्टी एक या उससे ज्यादा भी कोर्ट ने अटैच कर रखी है जजमेंट लेटर की। द कोर्ट विच शैल रिसीव और रियलाइज सच प्रॉपर्टी एंड शैल डिटरमाइन एनी क्लेम देयर टू। अब जो कोर्ट जिसने वो अटैच करी है प्रॉपर्टी और जो उससे कुछ सम्स रियलाइज कराएंगे जजमेंट लेटर की, उस प्रॉपर्टी से सम रियलाइज भी तो कराएंगे भाई, प्रॉपर्टी को अटैच किए होगी, उसका नुकसान थोड़ी होगा, कुछ उसको या तो उसमें बेचे उचेंगे या कुछ उसको करेंगे। तो कह रहा है एनी क्लेम देयर तो वही कोर्ट तय करेंगे कि भाई और अन्य कोर्ट का क्लेम कैसे तय करना है देयर टू। एंड एनी ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट देयर ऑफ शैल बी द कोर्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रेड। और कोई ऑब्जेक्शन है उस अटैचमेंट से रिलेटेड, जैसे जो हायर कोर्ट को कोई अब अटैचमेंट करनी थी, अब वो हायर कोर्ट ही नहीं अटैचमेंट कर रहा क्योंकि दो या दो से ज्यादा अधिक लोअर कोर्टों ने अटैचमेंट करी हुई इस प्रॉपर्टी की। तो हायर कोर्ट अब बोल देगा तुम साइड में हटो, अब मेरी राइट है, मैं इस प्रॉपर्टी को अटैच करूंगा और मैं सेटिस्फेक्शन करूंगा अपनी डिग्री की, ठीक है। और वेयर देयर इज नो डिफरेंस इन ग्रेड बिटवीन सच कोर्ट, या फिर कोई हायर कोर्ट और कोई लोअर कोर्ट नहीं है, सारे एक से कोर्ट है, इक्वल कोर्ट है। द कोर्ट अंडर हुज डिग्री द प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट अटैच, या फिर अब फैसला किस करेगा, डिटरमाइन कौन करेगा कि भाई दूसरी कोर्टों को कैसे सेटिस्फेक्शन होगा इस प्रॉपर्टी से, इस जजमेंट लेटर की प्रॉपर्टी से। तो जिस कोर्ट ने पहली बार और पहले फर्स्ट मंजर में मतलब फर्स्ट बार ही पहली बार उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया था, मतलब पहला कोर्ट वो था, अब वही तय करेगा कि भाई अगले दूसरे कोर्टों को कैसे इस डिग्री उनकी डिग्री से सेटिस्फेक्शन मिलेगी इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो मेन यह कहता है, तो लो एक सीधा साधा फंडा कहती है जो कि सेक्शन 48 टीपीए में मिलता है। क्या मिलता है? फर्स्ट इन टाइम इज बेटर इन लॉ। जो न्याय के दरवाजों में पहले आया है वो सबसे बेहतर है, फर्स्ट इन टाइम इज बेटर इन लॉ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 63 का 2, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू इनवैलिडेट एनी प्रोसीडिंग टेकन बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग वन ऑफ सच डिग्री, ठीक है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड, तो मत मान लेना इस सेक्शन में जो 63 के 1 में दिया गया है, तो ऐसा कुछ भी मत मान लेना कि कुछ इनवैलिडेट हो जाएगा, कि कुछ घटना हुई थी, कुछ एक्ट किसी कोर्ट ने किया था उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अब वो कुछ एक्ट इनवैलिडेट हो जाएगा, मतलब उसको नामंजूरी मिल जाएगी। सिर्फ क्यों? एनी प्रोसीडिंग टेकन बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग वन ऑफ सच डिग्रीज, कि कोई कोर्ट ने प्रक्रिया चलाई थी और वो प्रक्रिया किस में चल रही थी, उसने वो डिग्री को एग्जीक्यूट करी थी, उस कोर्ट में डिग्री वो एग्जीक्यूट करी थी, एक या एक से ज्यादा डिग्री उस जजमेंट लेटर के विरुद्ध, तो उसने कोई फैसले लिए थे एक ही प्रॉपर्टी को लेकर, तो ये मत मानना कोई इनवैलिडेशन हो जाएगी। मतलब बहुत सारी कोर्टों ने वो डिग्री मतलब वो कर रही थी, प्रॉपर्टी को अटैच किया होता, तो ये मत मान लेना कि भाई अब जो हायर कोर्ट है या कोई भी कोर्ट है उसने उसको फैसले को बुला लिया, मतलब अब मेरी पावर है, तो ये मत पाना जो अब तक उस कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कर दिया हो तो वह इनवैलिडेट हो जाएगा, बिल्कुल इनवैलिडेट नहीं होगा, वह मान्य रहेगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये जुडिशियल प्रोप्राइटरी है, जुडिशियल डिसिप्लिन है, इसी वजह से क्या हो रहा है, जो फैसला दे दिया पर सिविल जज ने इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जजमेंट लेटर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो उसको इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा क्योंकि उस कोर्ट की इज्जत है, यह है जुडिशियल प्रोप्राइटरी डिसिप्लिन, ठीक है। अब हम सेक्शन 64 पढ़ेंगे, प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड। अगर अपने से दूर कर दिया और निजी तरीके से दूर कर दिया किसी ने, जजमेंट लेटर ने अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को, और कैसे किया, जब उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट जोड़ चुका था एक डिग्री के अंदर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग डिग्री में, तो तब ऐसा प्राइवेट एलिनेशन क्या होगा, शून्य होगा, वॉइड होगा, जीरो होगा। अब 64 का एक, where an attachment has been made any private interest, where an attachment has been made, जहाँ एक प्रॉपर्टी जोड़ दी गई है किसकी, जजमेंट लेटर की, एनी प्राइवेट ट्रांसफर, अब जजमेंट लेटर कोई भी प्राइवेट ट्रांसफर करता है, मतलब अपनी निजी ट्रांसफर करता है उस प्रॉपर्टी का जो जोड़ी हुई है कोर्ट ने, और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच्ड, या सीधा उठा के मूवेबल प्रॉपर्टी को जिसको बेची उसको थमा देता है, और ऑफ एनी इंटरेस्ट देयर इन, या उस मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई जजमेंट लेटर का हित है उसको ट्रांसफर कर देता किसी अन्य व्यक्ति को। एंड एनी पेमेंट टू द जजमेंट लेटर ऑफ एनी डेट, डिविडेंड और अदर मनी कॉन्ट्ररी टू सच अटैचमेंट, या जजमेंट लेटर को कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पैसे दे देता है, क्योंकि भाई कभी ना कभी उस व्यक्ति ने वह प्रॉपर्टी बरती होगी, यूज मिली होगी, तो इसके लिए उसको चार्ज दे देता है जजमेंट लेटर को, तो वो सारा जो चार्ज जो जजमेंट लेटर को क्या दिया जाएगा, कोई डेट जो दिया जाएगा जो उसने दे रखा था वो उसको वापस मिला जजमेंट लेटर को, कोई डिविडेंड था या कोई और अन्य मनी पेबल थे, पैसा पेबल था उस अटैचमेंट से लेके, ठीक है। शैल बी वॉइड एज अगेंस्ट ऑल क्लेम एनफोर्सेबल अंडर द अटैचमेंट, तो क्या है, शून्य हो जाएंगे, कुछ भी उसको नहीं मिलेगा, सारा कोर्ट ले लेगा, और जो उसने ट्रांसफर किया है किसी और व्यक्ति को, जब उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट ने अटैच करी हुई थी, तो वो भी अब शून्य हो जाएगा, वह ट्रांसफर भी। तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट था किसका, उस ट्रांसफरी का, वह फेल हो जाएगा, ठीक है। अब वो फिर क्या करेगा, भुगतान मांगेगा जजमेंट लेटर से कि भाई तेरे पास पेंडेंट लाइट, तेरी प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, और तेरी प्रॉपर्टी अटैच थी, और तूने क्या किया, तूने मेरे को प्रॉपर्टी बेच दी, तो मेरे पास कंटिजेंट इंटरेस्ट तो गया था, अब मेरा कैंसिल हो गया, फेल हो गया, अब तू मेरे को कंपेंसेशन दे।
तो ये है 64 का 1. अब 64 का 2. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी प्राइवेट ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच्ड और ऑफ एनी इंटरेस्ट देयरइन मेड इन परसुएंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सच ट्रांसफर और डिलीवरी एंटर्ड इनटू एंड रजिस्टर्ड बिफोर द अटैचमेंट. कह रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट भाई कोर्ट के अटैचमेंट से पहले उसने कर लिया था जजमेंट लेटर ने, मतलब डिफेंडेंट ने. अभी जजमेंट लेटर बना नहीं है क्योंकि डिग्री तो आई नहीं है, जजमेंट तो आई नहीं है. तो कह ले ही डिफेंडेंट ने उस संपत्ति का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और अब इन मीनवाइल डिग्री आ जाती है, जजमेंट आ जाती है और फिर उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चालू हो जाती है. तो कह रहा है अब वो उसका कोई वॉइड नहीं होगा, वो ट्रांसफर तो वैलिड रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस होके रहेगी क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका था ना. ठीक है, तो साफ सीधी बात है, इसमें पेंडेंट लाइट लिटिगेशन पेंडेंट लाइट नहीं कोई वो करेगी, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी. कि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट भाई केस फाइल करने से पहले ही प्लेंटिफ ने केस फाइल नहीं किया था, उससे पहले ही डिफेंडेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड. तो अगर कोई ट्रांसफर कर लिया और ट्रांसफर हो भी जाता है, वैलिड हो जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. ये कह रहा है बस 64 का 2. ठीक है, अब सेक्शन 64 की हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन, इस धारा को समझने के लिए, क्लेम एनफोर्सिबल अंडर एन अटैचमेंट इंक्लूड क्लेम फॉर द रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स. अब रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक आएगा सेक्शन 73 में. तो कह रहा है जो क्लेम एनफोर्सिबल है जजमेंट लेटर के विरुद्ध, उसमें मान लेगा कि प्लेंटिफ का क्लेम जो रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से बोलेंगे ना, तो वही क्लेम है उसमें. ठीक है भाई, डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता कि भाई 3 प्लेंटिफ ने मेरे ऊपर केस डाले हुए हैं और इसमें तो बस 2 प्लेंटिफ की राइट है इस प्रॉपर्टी में, और जो इनका क्लेम है मैंने इनका क्लेम को छोड़ दिया, लेकिन मैंने दूसरे जो तीसरा जो मेरा पार्ट था, जो जैसे इनका 50% हो गया, लेकिन एक प्लेंटिफ का पार्ट तो 50% नहीं है ना, वो डिफेंडेंट का है. तो कह रहा है जो प्लेंटिफ के दो प्लेंटिफ थे उनका तो 50% मैंने छोड़ दिया, लेकिन जो मेरा 50% था ना उस प्रॉपर्टी में, मैंने वो बेच दिया. तो कह रहा नहीं, वो भी इसमें होगा और उसको भी बेचा नहीं जाएगा, वो भी वॉइड होगा वो ट्रांसफर. ठीक है, तो यह वो हमारा सेक्शन 64. अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 65 जो कि है परचेजर्स टाइटल. जो जजमेंट लेटर की जब एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में प्रॉपर्टी अटैच होती है और प्रॉपर्टी को कौन खरीदता है, ऑक्शन परचेजर खरीदता है. तो कह रहा है उस परचेजर के पास कौन सा टाइटल जाएगा, क्या वो स्वामी बनेगा अब, तो उसी के बारे में सेक्शन 65 ऑफ पेटर्नल अथॉरिटी सीपीसी का बता रखा है. इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम ऑर्डर 21 रूल 94 के साथ. ऑर्डर 21 रूल 94 के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम सेक्शन 65 सीपीसी पेटर्नल अथॉरिटी को. अब देखिए, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, जहां एक अचल संपत्ति को बेचा जाता है, और कब बेचा जाता है, एक डिग्री की एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में. ठीक है, एंड सच सेल हैज बिकम एब्सोल्यूट, और वो सेल क्या हो चुकी है, बिल्कुल एब्सोल्यूट हो चुकी है, मतलब फाइनल हो चुकी है, मतलब पैसे पूछे ऑक्शन परचेजर ने दे दिए हैं कोर्ट को. ठीक है, द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव वेस्टेड इन द परचेजर फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी सोल्ड एंड नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन द सेल बिकम एब्सोल्यूट. तो माना जाएगा जिस दिन ऑक्शन हो रही थी उस प्रॉपर्टी की, जजमेंट लेटर की प्रॉपर्टी की, और उस दिन उसने प्रॉपर्टी पर बिड लगाई ऑक्शन परचेजर ने, तो माना जाएगा उसी दिन से ही उसके पास टाइटल चले गया. किसके पास, ऑक्शन परचेजर के पास. उस दिन से ही उसके पास टाइटल चले गया है. और बोल रहा है उस दिन से नहीं गया जिस दिन से उसने पूरे पैसे भरे, उस दिन से नहीं गया है. रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट उस दिन से चलेगा जिस दिन इसने ऑक्शन लगा के बिड करी थी और बोली को जीता था, जजमेंट लेटर की प्रॉपर्टी को सबसे हाईएस्ट बोली लगाई थी और जीता था. तो उस दिन से इसके पास टाइटल चलेगा, ओनरशिप चलेगी किसके पास, ऑक्शन परचेजर के पास. ठीक है, तो यह हुआ हमारा सेक्शन 65. अब 66 ओमिटेड है, रिपील्ड है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 से, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिपील्ड ही है. अब सेक्शन 67, पावर फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एज टू सेल्स ऑफ लैंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ मनी. ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 67, इसको छोड़ो. अब हम पढ़ते हैं सीधा 60. अब 68 to 72 भी रिपील्ड है, 68 to 72 भी रिपील्ड, और ये किसने कर दिए थे, रिपील्ड बाय सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1956 से रिपील्ड है. अब हम पढ़ेंगे सीधा सेक्शन 73, प्रोसीड्स फॉर एग्जीक्यूशन सेल टू बी रेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिग्री होल्डर्स. अब ये बता रहा है कि जो डिग्री होल्डर्स है, एक से ज्यादा पर्सन प्लेंटिफ थे या फिर उन्होंने या डिफेंडेंट थे या उनके पक्ष में एक डिग्री पास हुई है. तो कह रहा है एक से ज्यादा थे, लेकिन जिनको अब बेनिफिट मिलना है डिग्री में. तो कह रहा है अब उनके हिसाब से, उनके रेशियो के हिसाब से अब कैलकुलेशन होगी उनके प्रोसीड्स की. तो 73 रूल बताता है रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के. तो ये जो मेंस का टॉपिक है, अंदर वाला, तो ये मेंस का टॉपिक है, लेकिन इसका 73 का याद रखना, ये बताता है रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोविजन है. पेटर्नल अथॉरिटी कहाँ पे दे रखी है, बोलेगा क्वेश्चन में रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, तो ऑप्शन होंगे सीधा 73, 74, या फिर कोई सिचुएशन होगी कि एक से ज़्यादा डिग्री होल्डर्स हैं, तो उनमें रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कौन से सेक्शन के अंतर्गत होगा, तो 73 के अंतर्गत होगा. ठीक है, और अब हम करेंगे 73 बस इंडेक्स के बेस के लिए इंपॉर्टेंट है, रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन 73 में, ये पढ़ लो. अब हम इसको, ये मेंस के प्रोस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए नहीं है.
अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 74, जो कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 74 रेसिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन। अब कोई एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही है जजमेंट डेटर के खिलाफ, और जजमेंट डेटर अब उसको बाधा बन रहा है, उसके अंदर पंगे क्रिएट कर रहा है, तो अब उसको कैसी सजा मिलेगी, अब वो बताया हुआ 74 में। Where the court is satisfied that the holder of a degree for the possession of immoral property, जब कोर्ट को संतुष्टि मिल जाती है कि एक डिग्री होल्डर है, और डिग्री में क्या पास किया गया है कि भाई डिग्री होल्डर को कब्जा मिलना है किसी अचल संपत्ति का, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि लैंड है या कोई हाउस है जो चल नहीं सकती, जो फास्ट एंड टू अर्थ है, तो ओ डैट द परचेजर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर किसी जो ऑक्शन परचेजर था, जो कि जिसने जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी ऑक्शन में खरीदी थी, उसको कब्जा नहीं दिया जा रहा है किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री हैज बीन रेजिस्टर्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड इन ऑब्टेनिंग पोजेशन, तो इन दोनों को क्या किया जा रहा है, जजमेंट डेटर के द्वारा या जजमेंट डेटर के व्यक्तियों द्वारा, गैंग मेंबर्स द्वारा इनको रेसिस्ट किया जा रहा है, इनको टक्कर दी जा रही है, और इनको प्रॉपर्टी का कब्जा देना नहीं चाह रहे हैं, वो रोक रहे हैं इनको। और ऑब्स्ट्रक्टेड इन ऑब्टेनिंग पोजेशन, या फिर ये अपना ऑब्टेन पोजेशन नहीं कर पा रहे उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो जजमेंट डेटर के पास है, और इनको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, मतलब बाधा बनाई जा रही है इनके रास्ते में। और द प्रॉपर्टी बाय द जजमेंट डेटर, किस द्वारा, जजमेंट डेटर द्वारा, ठीक है, जेडी द्वारा, और सम पर्सन ऑन हिज बिहाफ, या कि कोई और व्यक्ति जुड़ा हुआ है जजमेंट डेटर से, वह क्या कर रहा है, वह ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है किनको, डिग्री होल्डर को या ऑक्शन परचेजर को। एंड डेट सच रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन में वॉज विदाउट एनी जस्ट कोज, और कोर्ट को संतुष्टि मिल जाती है कि जो जजमेंट डेटर है उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति रेजिस्टेंस कर रहा है, वो बिना किसी कारणवश है, उसके पास कोई कारण ही नहीं है रोकने के लिए, कारण होते तो वो कोर्ट में बताता कि अब वो वैसे ही बाहर की बाहर अपना गुंडा जोर दिखा रहा है, ठीक है। द कोर्ट में एट द इंस्टांस ऑफ द डिग्री होल्डर और परचेजर, अब कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा कौन, डिग्री होल्डर या ऑक्शन परचेजर, सॉरी, ऑर्डर द जजमेंट डेटर और सच अदर पर्सन टू बी डिटेन्ड इन द सिविल प्रिजन, और एप्लीकेशन के बाद क्या ऑर्डर निकालेगा कोर्ट सीधा कि भाई जो जजमेंट डेटर है, वो व्यक्ति है जो जजमेंट डेटर से कार्य करवा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है, उसको बंद कर दिया जाए, हिरासत में ले जाए, और कहाँ भिजवा दिया जाए, सिविल प्रिजन में भिजवा दिया जाए। फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 30 डेज, और कितने दिनों के लिए उसको जेल की हवा कटवाई जा सकती है सिविल प्रिजन में, 30 डेज तक कटवाई जा सकती है जजमेंट डेटर को, और उसको जो व्यक्ति जजमेंट डेटर के इशारों पर उनको रोक रहा है, डिग्री होल्डर को और ऑक्शन परचेजर को। एंड मे फर्दर डायरेक्टेड डिग्री होल्डर और परचेजर बी पुट इनटू द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और उसी ऑर्डर में जिसमें जजमेंट डेटर को जेल की सजा होगी, उसी ऑर्डर में डायरेक्शन दे दी जाएंगे, निर्देश दे दी जाएंगे कि अब पुलिस फोर्सेस को या किसी की जरूरत पड़े, अब डिग्री होल्डर को और ऑक्शन परचेजर को उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन में, कब्जे में बैठाया जाए, जो कि डिग्री हुई थी स्पेसिफिकली, ठीक है, या फिर ऑक्शन परचेजर ने ऑक्शन में खरीदी थी। तो यह था हमारा सेक्शन 74। अब हमारी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग खत्म हो गई है, पार्ट 3 जो कि हमने करा था सेक्शन 36 से लेकर 74 तक हमारा खत्म हो गया। सबसे लंबा चंक यही है पैटर्नल अथॉरिटी का, और जो कि हमने बहुत अच्छी तरह से समझा है। अब हम पार्ट 3 चालू करेंगे, जो कि हमारा आज का लास्ट पार्ट रहेगा इस वीडियो का, रैपिड रिवीजन का, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स, जो कि है सेक्शन 75 से लेकर सेक्शन 78 तक। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स क्या होती है भाई? इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स वो होती हैं, बहुतों को लगता है कि क्या इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, क्या वर्ड आ गया, जब मैं पढ़ता था मेरे को भी ऐसे लगता था। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स वह प्रोसीडिंग्स होती हैं जो सूट तो ट्राई हो रहा है, सूट या अपील ट्राई हो रही है, तो उसके दौरान जो इंसिडेंट्स होते हैं भाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस केस से रिलेटेड, तो उनको वो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग में फॉलो कर देते हैं। अब जैसे किसी केस में कोई कमीशन इशू हुआ, भाई कोई गवाह नहीं आ रहा, कोई गवाह बीमार है, कोई बेड रिडन है, कोई कोमा में है, कोई किसी गवाह को जॉन्डिस हुआ पड़ा है, तो कमीशन ही तो जाएगा उसकी गवाही लेने, वो इतना बीमार व्यक्ति कोर्ट में थोड़ी आएगा, कमीशन चला जाएगा। तो ये इंसिडेंटल प्रोसीडिंग है ना। क्या अभी उस सिविल मुकदमे का निर्णय आ गया, भाई निर्णय आ गया तो कमीशन क्यों जाता उसको उसकी गवाही लेने, तो निर्णय नहीं आया ना, इसलिए इंसिडेंटल प्रोसीडिंग है कि अभी गवाह को जाना, अभी कमीशन को जाना है, अभी कमीशन को जाना है उस गवाह की गवाही लेने, तो ये इंसिडेंटल प्रोसीडिंग हुई ना। मतलब सूट पेंडिंग है अभी, लेकिन उससे रिलेटेड ही, सूट से रिलेटेड, अपील से रिलेटेड, रिवीजन से रिलेटेड कुछ अलग कार्रवाइयां हो रही है, मतलब साथ ही साथ बाहर चल रही हैं। तो यही होता है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, जो कि है 75 से लेकर 78, 75 से लेकर 78। तो हम आज ये करेंगे और फिर आज की वीडियो खत्म कर देंगे, ठीक है। सेक्शन 75, अब सेक्शन 75 से बहुत क्वेश्चन आते हैं प्री में, याद रखना। सेक्शन 75, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस। अब अदालत की शक्ति की क्या इशू कर देगा, कमीशन इशू कर देगा। अब सेक्शन 75 का पढ़ेंगे हम, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन। भाई जो लिमिटेशंस है या कंडीशन शर्तें हैं उसको तो मानना, एज में प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब की गई इस कोर्ट के द्वारा उसको तो मानना, बाकी पढ़ो आगे। द कोर्ट में इशू अ कमीशन, तो कोर्ट की शक्ति है, किसकी डिस्क्रिशन है, अदालत की डिस्क्रिशन है, सिविल जज जूनियर डिवीजन साहब की, सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब की, सेशन जज की जो अपील सुनना उसकी डिस्क्रिशन है। मतलब
वो चाहेगा तो होगा कमीशन इशू, वरना नहीं होगा। द कोर्ट में इशू अ कमीशन, तो क्या करने के लिए, ये सब करने के लिए, ए टू एग्जामिन एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए, मतलब एग्जामिन मतलब उसकी या तो उसके रिकॉर्ड लेने के लिए, मतलब या तो उसकी गवाही लेने के लिए, वह मौखिक रूप से क्या गवाही दे रहा है तो उसके पास जाके ले लिया जाएगा। बी टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, कुछ सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जिसमें भाई बहुत डिस्प्यूट है, पता ही नहीं लग रहा कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, असलियत में क्या कंडीशन है, तो कमीशन जाके उसकी लोकल इंस्पेक्शन, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा कमीशन जाके वहाँ सब्जेक्ट मैटर जिस रेवेन्यू स्टेट में सिचुएटेड है। सी टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स, परीक्षा लेने के लिए किसकी, खातों की, कोई प्लेंटी के डिफेंडेंट के बीच में कोई खातों के बीच में लड़ाई है, मतलब ये बही खाते जो रेड बुक आती है जो पंसारी दुकान पे, ये खाते ही होते हैं, या कंप्यूटर में कोई खाते स्टोर है तो उसके बीच में लड़ाई है, तो उनकी एग्जामिन और उनके अकाउंट्स को एडजस्ट करने के लिए मतलब कमीशन लगा दी जाएगा, कोर्ट लगा देगी। डी टू मेक अ पार्टीशन, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बंटवारे का सूट डला हुआ है तो कमीशन उसको बंटवारा भी करवा देगा। ई टू होल्ड अ साइंटिफिक टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन, अब कौन सी इन्वेस्टिगेशन, कौन सी जांच पड़ताल करने के लिए कमीशन को लगा दी जाएगा काम पर, जो कि वैज्ञानिक है, टेक्निकल है और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन है। पर ये मत समझना कि वो जो कमीशन है वो लॉ की इन्वेस्टिगेशन भी करेगा, इसमें एक्सेप्शन है, लॉ की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, ठीक है, कमीशन द्वारा। लॉ की इन्वेस्टिगेशन तो मैजिस्ट्रेट साहब ही करेंगे, सिविल जज जूनियर डिवीजन साहब, सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब, या सेशन जज या हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही करता है लॉ की इन्वेस्टिगेशन। तो लॉ में क्या है, जांच पड़ताल तो उनका कार्य है, जुडिशरी का कार्य है, ना कि कमीशंस का। एफ 75 का क्लोज एफ टू कंडक्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू speedy and natural decay and which is in the custody of the court pending the determination of the suit, सेल करवा देगा अदालत, किससे, कमीशन के थ्रू, किस प्रॉपर्टी का, जो कि एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत जल्दी सड़ने वाली है और वो तो डिके हो जाती है। कोई मान लो कोई पनीर है सब्जेक्ट मैटर, भाई पनीर है सूट का सब्जेक्ट मैटर, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना पनीर, तो उसका सेल करवा देंगे कि भाई जब तक सूट डिसाइड होगा जब तक तो ये पनीर सड़ के इनका तो वो बन जाएगा, ये तो 5 साल लग जाएंगे सूट डिसाइड होने, तो पनीर क्या यहीं पड़ा रहेगा, तो पनीर को सेल करवा दो, उसके प्रोसीड्स खातों में, अपने कोर्ट के खातों में जमा करवा लो, ठीक है। तो यही। जी टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट, कमीशन को क्या परफॉर्म करने के लिए भेज देगा, लगा देगा, कोई मिनिस्ट्रियल एक्ट, कोई मिनिस्ट्रियल कार्य करने के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्रियल कार्य क्या क्या हो सकते हैं भाई, यही जिसमें मतलब कोई एप्लीकेशन ऑफ लीगल माइंड नहीं लगनी, मतलब सिविल जज को कुछ नहीं करना उसमें, मतलब ये रैंडम कार्य हैं, तो ऐसे कार्यों के लिए मिनिस्टर एक्ट के लिए कमीशन लगा दिया जाएगा। अब ये हो गया हमारे सेक्शन 75 पूरा, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसको कृपया रट लेना, मेंस में भी लिखोगे तो खटाखट नंबर मिलेंगे। अब सेक्शन 76 कमीशन टू अनदर कोर्ट, अब दूसरे कोर्ट में कोई कमीशन भेज रहा है, एक कोर्ट गुड़गांव वाला कोर्ट कमीशन भेज रहा है किसको, तमिलनाडु वाले कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो अब उसके प्रोसीजर 76 में बताए हुए हैं। 76 का एक कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन में बी इशूड टू एनी कोर्ट, अब एक कमीशन एक व्यक्ति के परीक्षा लेने के लिए एक कोर्ट किसी भी कोर्ट में इशू कर सकता है, बट कहाँ नहीं कर सकता, वो हाई कोर्ट में नहीं कर सकता। अब वो एक गुड़गांव का सिविल जज तमिलनाडु के सिविल जज की कोर्ट में तो कमीशन इशू कर देगा, क्योंकि उसके जुरिडिक्शन के अंतर्गत कोई पर्सन रह रहा होगा तमिलनाडु के सिविल जज के जुरिडिक्शन के अंतर्गत, उसके लिए तो कमीशन इशू कर देगा। पर गुड़गांव का सिविल जज दिल्ली हाईकोर्ट को कमीशन नहीं भेजेगा, भाई दिल्ली हाईकोर्ट को कमीशन नहीं भेजेगा किसी जस्टिस को, ठीक है। नॉट बीइंग हाईकोर्ट को कमीशन नहीं जाएगा कभी भी। सिचुएट इन अ स्टेट अदर देन द स्टेट इन विच द कोर्ट ऑफ इशू इज सिचुएट, और दूसरी स्टेट में वो कोर्ट सिचुएट है जिसमें कमीशन भेजना है, उस स्टेट में हरियाणा में, जैसे गुड़गांव हरियाणा में, तो हरियाणा के कोर्ट को कमीशन तो वो खुद ही भेज देगा उस इलाके में, हरियाणा में है तो, लेकिन दूसरे किसी राज्य में भेजना है तो भेज देगा कमीशन, बस वो हाई कोर्ट में नहीं भेजेगा, ठीक है। अदर देन द स्टेट इन विच द कोर्ट ऑफ इशू सिचुएट, अब भाई ये बता रखा है अदर देन द स्टेट इन विच द कोर्ट ऑफ इशू सिचुएट, इसमें यह बता रखा है, क्लियर कर रखा है कमीशन अब दूसरे राज्यों में भेजेगा तो भेज सकता है, लेकिन अपनी कोर्ट से ही, सिविल जज जूनियर डिवीजन गुड़गांव का है और उसको सिविल जज जूनियर डिवीजन किसी हिसार के पास कमीशन भेजना, वो नहीं भेजेगा, वो सीधा अपने बंदे को यहाँ से रेडी करेगा और सीधा वहीं भेज देगा। उस कोर्ट को क्यों कमीशन भेजेगा, क्यों दुखी करेगा उसको कार्रवाई करने के लिए, इसलिए, ठीक है। एंड हैविंग जुरिडिक्शन इन द प्लेस इन विच द पर्सन इज टू बी एग्जामिन्ड रिसाइड्स, और तमिलनाडु वाले कोर्ट को वो गुड़गांव वाला कोर्ट यूं भेजेगा क्योंकि उसकी तमिलनाडु वाले कोर्ट की जुरिडिक्शन में क्षेत्रफल में वह व्यक्ति रहता है जिसका परीक्षा लेनी है, जिसको एग्जामिन करना है, ठीक है। तो यह वो हमारा 76 का बना। अब 76 का 2 एवरी कोर्ट रिसीविंग अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 1, अब गुड़गांव वाला जो कोर्ट कमीशन भेजेगा, ऑर्डर भेजेगा, वो तमिलनाडु के कोर्ट को रिसीव तो होगा, वो गायब तो हो नहीं जाएगा रास्ते में, उनको रिसीव हो तमिलनाडु कोर्ट को कमीशन। अब शैल एग्जामिन हिम और कॉज हिम टू बी एग्जामिन्ड परसुएंट देयरटू, अब तमिलनाडु वाला कोर्ट उस व्यक्ति को जो उसके जुरिडिक्शन में रहता है उसको बुलाएगा और उसको एग्जामिन कर लेगा, मतलब तमिलनाडु वाला कोर्ट ही एज अ कमीशन
इफेक्ट दे रखा कि तमिलनाडु वाला कोर्ट ही कमीशन बन जाएगा, ठीक है, और उसको एग्जामिन करेगा देयर टू, जैसा बताया गया देयर टू का मतलब एज इट इज, जैसा गुड़गांव वाले कोर्ट ने बताया इन विषयों पर एग्जामिन करना है, यह परिस्थितियां, यह इनसे क्वेश्चन पूछे तो वैसा करके एज इट इज, ठीक है। एंड द कमीशन व्हेन इट हैज बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड, अब वो तमिलनाडु वाले कोर्ट ने ड्यूली एग्जीक्यूट मतलब फुलफिल कर दिया, मतलब उसका एग्जामिनेशन हो चुका है उस व्यक्ति का, शैल बी रिटर्न्ड टुगेदर विद द एविडेंस टेकन अंडर इट, तो अब गुड़गांव वाले कोर्ट को तमिलनाडु वाला कोर्ट रिटर्न कर देगा और किसके साथ क्या डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजेगा, जो कि गवाहियां उसने उस व्यक्ति से ली हैं तमिलनाडु वाली कोर्ट ने, ठीक है। अंडर इट टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज, गुड़गांव वाले कोर्ट को तमिलनाडु वाला कोर्ट भेज देगा जिसने कमीशन इशू किया था। द कमीशन शैल बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ सच ऑर्डर, ठीक है, और कुछ अदर सॉरी अनलेस द ऑर्डर फॉर इशूइंग द कमीशन हैज अदरवाइज डायरेक्टेड, या कोई जो गुड़गांव वाली कोर्ट ने कोई तमिलनाडु वाले कोर्ट को कमीशन भेजा था पर उसमें कुछ स्पेशल निर्देश लिखे थे कि ऐसे इसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो कह रहा है इन विच केस द कमीशन शैल बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ सच ऑर्डर, तो अब जो गुड़गांव वाले कोर्ट ने जो टर्म्स लिख के भेजी थी कि उस व्यक्ति का ऐसे ऐसे होना चाहिए उसकी परीक्षा, तो उस हिसाब से वो तमिलनाडु वाला कोर्ट परीक्षा लेगा और उस हिसाब से ही कार्रवाई करेगा और फिर गुड़गांव कोर्ट में उसको कमीशन को गवाही जो ली है उसने उसके साथ भेजेगा रिकॉर्ड के साथ। तो ये होगा हमारा 76 पूरा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये भी आ सकता है फ्री में। अब सेक्शन 77 हम पढ़ेंगे और 78 फिर आज की वीडियो हमारी सीपीसी की रैपिड रिवीजन की पूरी हो जाएगी। छोटे छोटे सेक्शन आप पढ़ते हैं। सेक्शन 77 इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कहाँ पे दे रखा है, डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैं एक पेपर दे रहा था प्री का, उसमें आता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इन सीपीसी पैटर्न अथॉरिटी, तो सीधा 76 है, ठीक है, सॉरी 77 है। सेक्शन 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, अब ये क्या होता है बॉडी पढ़ते हैं। इन लियो ऑफ इशूइंग अ कमीशन, बदले में कह रहा है कमीशन इशू करना था पर बदले में क्या क्या इशू कर दिया, द कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, तो कोर्ट गुड़गांव वाले कोर्ट को करना तो था कमीशन इशू तमिलनाडु वाले कोर्ट को, पर वो नहीं करा, पर इसमें आउटसाइड इंडिया होगा, नॉट विद इन इंडिया होगा, तो मान के चलिए गुड़गांव वाले कोर्ट को इंग्लैंड के किसी कोर्ट में कमीशन भेजना था इंग्लैंड के किसी कोर्ट में, पर कह रहा बदले में अब क्या भेजेगा, वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा, एक प्रार्थना का पत्र भेजेगा गुड़गांव वाला कोर्ट। इन ल्यू ऑफ इशू का कमीशन द कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू एग्जामिन अ विटनेस रिजाइडिंग एट एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया। अब एक गवाह एक व्यक्ति जिसको एग्जामिन करना है कमीशन के थ्रू, वो इंडिया से बाहर रहता है, मतलब विदेश में रहता है, चाहे वो इंडियन है लेकिन वो बाहर रहता है, तो अब उसको कमीशन के थ्रू एग्जामिन करना था, परीक्षा लेनी थी, तो कह रहा है सेक्शन 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यही कह रहा है। अब तो कमीशन क्या करेगा, अब कमीशन अब वो कोर्ट जो गुड़गांव वाला कोर्ट है वो कमीशन इशू नहीं करेगा, वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा किसी विदेशी देश को जिसकी जुरिडिक्शन में वह इंडियन नागरिक जो है जो विदेश में रह रहा है, ठीक है। तो यह था सेक्शन 77 ऑफ पेटर्नल अथॉरिटी। और इसमें एट एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया, इसमें ऑर्डर 26 रूल 19 के भी प्रोविजन लिंक भी हो सकते हैं। ऑर्डर 26 रूल 19 के भी, जिसमें कोई मिनिस्टर वगैरह एक्ट का बताया गया प्रोविजन, ऑर्डर 26 रूल 19, ठीक है। अब आज का हमारा लास्ट सेक्शन पेटर्नल अथॉरिटी का सीपीसी का, कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स। अब कमीशन किसने इशू किए हैं, फॉरेन कोर्ट ने, मतलब विदेशी अदालत ने इंडिया में कोई कमीशन भेजा है, अब उसकी कार्रवाई कैसे होगी। अब सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे प्रिस्क्राइब, तो भाई जो शर्त जो बता रखा है जो प्रोविजन सीपीसी ने उसको तो मानना। आगे पढ़ो, द प्रोविजंस एज टू द एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न ऑफ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस शैल अप्लाई टू द कमीशन इशूड बाय राइट द इंस्टेंस ऑफ, जो प्रोविजन जो इंडियन कोर्ट्स पे लग रहे थे ना जब वो कमीशन भेज रहे थे किसी भारतीय किसी अदालत में, तो वही प्रोविजन लग जाएंगे जो विदेशी देश से भारत में कोई कमीशन आएगा, ठीक है। और इंस्टांस के लिए नीचे सिचुएशन दी है, ये लग जाएंगे। ए दे आर सेंडिंग, ये जो ABC क्लोज है 78 के, ये वाले कोर्ट भेज रहे हैं इंडिया वाले कोर्ट को, क्या ए कोर्ट सिचुएटेड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच द प्रोविजंस ऑफ दिस कोर्ट डू नॉट एक्सटेंड। कोई विदेशी कोर्ट ने किसी ऐसी कोर्ट को कमीशन भेज दिया जिस कोर्ट में इंडिया में तो वह कोर्ट है पर सीपीसी नहीं लगता उसमें, तो भी अप्लाई होंगे। तो मान लो अप्लाई हो गए हैं उस कमीशन को एग्जीक्यूट करवाने में, वह कोर्ट भी जिसमें सीपीसी नहीं लग रहा है वह कोर्ट भी सीपीसी को मानेगा और उस व्यक्ति को परीक्षा करेगा जो विदेशी कोर्ट ने भेजा है कमीशन किसी इंडियन कोर्ट को, लेकिन उस इंडियन कोर्ट में नहीं लग रहे हैं ये सीपीसी के प्रोविजन। तो जब भी मान लो कि लग रहे हैं चाहे नहीं लग रहे, उस कोर्ट को सीपीसी फॉलो करते हुए एग्जामिन करना पड़ेगा उस व्यक्ति को जो उसकी लोकल जुरिडिक्शन रहता है। बी कोर्ट एस्टेब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। अब विदेशी कोर्ट ने कोई कमीशन भेज दिया एक ऐसे कोर्ट को जो कि इंडिया में तो नहीं है, इंडिया के तो बाहर है, लेकिन वो केंद्र सरकार के जो इंडिया की केंद्र सरकार है उसके अथॉरिटी से स्थापित हुआ है विदेशी देश में भी। तो मान के चलिए कोई न्यूजीलैंड में कोई कोर्ट स्थापित करवा रखे हैं इंडिया भारत सरकार ने,
केंद्र सरकार ने न्यूजीलैंड में कोई इंडियन कोर्ट बैठाया हुआ है वहाँ के हिंदूज के फैमिली मैटर सुनने के लिए। तो यही बता रहा है, इंग्लैंड वाले कोर्ट ने सीधा भेज दिया न्यूजीलैंड वाले हिंदू कोर्ट को, तो माना जाएगा कि कमीशन अब एग्जीक्यूट होगा, वो न्यूजीलैंड वाला कोर्ट करवाएगा। ठीक है। अब सी कोर्ट्स ऑफ एनी स्टेट और कंट्री आउटसाइड इंडिया, तो अब कौन भेज देगा, कोई विदेशी कोर्ट इंडिया भेज देगा तो कमीशन एग्जीक्यूट होगा इंडिया में। तो यहाँ हमारा पूरा आज हमने किया सेक्शन 60 से लेके सेक्शन 78 तक ऑफ सीपीसी पैटर्नल अथॉरिटी। तो अब हम कल करेंगे अब सेक्शन 79 से लेके आगे तक जो हमारी सेक्शन है वो करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया तो कमेंट करना, वरना कल की वीडियो में और समझते हैं अच्छे से। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।